बहुत समय पहले की बात है। जकनपर नाम के एक शांत और खुशहाल गांव में एक बंगाली परिवार रहता था। ये परिवार करीब 50 साल पहले बंगाल की मिट्टी छोड़कर यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया था। वक्त का पहिया घूमा और अब उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य बचे थे। एक बूढ़ी माँ जिनकी आंखों में बीते कल की यादें थीं और उनका बेटा पप्पू। पप्पू दिखने में तो हट्टा कट्टा था, लेकिन स्वभाव से वह परम कामचोर और नालायक था। उसके पिता, जिन्हें गांव वाले काका कहते थे, गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाते थे। उनके हाथ की बनी बंगाली फिश करी के चर्चे दूर दराज के गांवों तक थे। पिता की मृत्यु के बाद वह ठेला पप्पू की जिम्मेदारी बन गया, लेकिन पप्पू के लिए काम करना किसी सजा से कम नहीं था। हफ्ते के केवल 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, पप्पू अपना ठेला खोलता था। जैसे ही चूल्हे पर सरसों का तेल गरम होता और उसमें 5 फोड़न का तड़का लगता, पूरा जकनपर गांव उस सुगंध से महक उठता। एक शाम जब पप्पू ने आलस में उबासी लेते हुए कड़ाही चढ़ाई, तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। अरे पप्पू, आज बड़ी जल्दी रहम कर दिया हम पर। 3 दिन से इस ठेले के चक्कर काट रहा हूँ, तू गायब था। अरे ठाकुर साहब, काम तो हर कोई करता है, लेकिन कला तो कभी कभी ही बाहर आती है ना। आज मन किया तो आ गया। कला नहीं बेटा, इसे काम चोरी कहते हैं। तेरे पिता स्वर्गीय बिमलदा क्या आदमी थे। हर रोज शाम को यहाँ गरम गरम करी मिलती थी, और तू तो जैसे सुल्तान बन बैठा है। उसी समय पास के शहर से आए एक सेठ जी ने पहली बार पप्पू की फिश करी चखी। उन्होंने जैसे ही मछली का टुकड़ा मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। वाह, क्या स्वाद है! बंगाल की मिट्टी का जादू है इसमें। पप्पू भाई, तुम तो हीरा हो। अगर तुम रोज दुकान खोलो और शहर में अपनी ब्रांच डालो, तो तुम हफ्तों में लखपति बन जाओगे। आखिर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्यों? सेठ जी, पैसा तो हाथ की मैल है। बाकी के 5 दिन मैं सोता हूँ, नदी किनारे मछली पकड़ता हूँ और दुनिया को देखता हूँ। ज्यादा काम करने से चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। दुकान बढ़ाकर जब पप्पू घर पहुंचता, तो उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही होती। माँ की कमर झुक गई थी, लेकिन उनकी जुबान और ममता अभी भी जवान थी। पप्पू, आज फिर सिर्फ 2 घंटे काम करके आ गया। घर में राशन खत्म हो रहा है, छत से पानी टपकता है, उसे ठीक कराने के पैसे नहीं है तेरे पास। माँ, तुम भी ना। आज जो कमाया है उससे 2 हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा। क्यों बेकार में थकना? जीवन जीने के लिए है, गधों की तरह खटने के लिए नहीं। बेटा, हुनर ईश्वर की देन है। तेरे पास तेरे पिता का आशीर्वाद है। लोग तेरे हाथ के स्वाद के पीछे पागल हैं, लेकिन याद रखना, लक्ष्मी उसी के घर टिकती है जो मेहनत का आदर करता है। तेरा ये आलस एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगा। पप्पू ने माँ की बात अनसुनी कर दी और अपनी चारपाई पर लेटकर स्नोरिंग खर्राटे भरने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये आलस जल्द ही एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगले दिन सूरज चढ़ चुका था, लेकिन पप्पू की दुकान नहीं खुली। गांव के लोग, जो अपनी जीभ पर उस चटपटी फिश करी का स्वाद लिए आए थे, मायूस होकर घर में बैठे थे। तभी कल वाले वही परदेसी सेठ जी उस ठेले की पास वाली जगह पर आए। उन्होंने देखा कि जिस जगह कल भीड़ लगी थी, वहां आज सन्नाटा है। सेठ जी वहां से थोड़े आगे बढ़े। भाई साहब, वो बंगाली लड़का पप्पू कहाँ है? कल तो उसने कहा था कि हफ्ते में 2 दिन दुकान खोलता है, पर आज तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। अरे सेठ जी, पप्पू की बात मत पूछिए। उसका 2 दिन भी उसके मूड पर निर्भर करता है। आज शायद उसकी किसी हड्डी में आलस का दौरा पड़ा होगा, इसलिए उसने दुकान नहीं खोली। वो तो नवाब है, अपनी मर्जी का मालिक। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने ऐसा व्यापारी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसके पास हुनर की खान हो, लेकिन जो उसे इस्तेमाल ही न करना चाहता हो। पर क्यों? यहाँ इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। उसकी कमाई का इतना अच्छा मौका है, क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं है? सेठ जी, उसे जरूरत तो बहुत है। उसकी माँ की दवाइयों के पैसे नहीं होते कभी कभी, पर वो कहता है कि मेहनत करना गुलामी है। कल आपने उसकी इतनी तारीफ कर दी, बस उसी की हवा में आज वो घर पर सोया होगा।
हम लोग तो अब तंग आ चुके हैं। कोई और विकल्प मिले तो उसके पास जाए भी ना। सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि शायद लड़का बीमार हो। वे पूछते पूछते पप्पू के जर्जर मकान तक पहुंच गए। पप्पू अपने बिस्तर पर लेटा था। वो जग रहा था। पप्पू भाई, आज दुकान नहीं लगाई? मैं तो शहर से खास तौर पर तुम्हारी फिश करी पैक कराने आया था। अरे सेठ जी, आप देखिए ना, आज सुबह उठा तो मौसम बड़ा सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा ऐसी हवा में काम करना कुदरत का अपमान होगा, इसलिए आज छुट्टी रख ली। कुदरत का अपमान? भाई, तुम्हारे घर की हालत देखो। तुम्हारी माँ अंदर खांस रही हैं। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? सेठ जी, आप बड़े लोग हो, आप नहीं समझोगे। सुकून बड़ी चीज है। पैसा तो कल भी कमा लेंगे। सेठ जी समझ गए कि ये लड़का बातों से नहीं सुधरेगा। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई ताकि पप्पू को मेहनत की कीमत समझ आए। ठीक है पप्पू, आज तुम आराम करो, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा। और अगर कल भी दुकान बंद रही तो शायद तुम जकनपर के सबसे बड़े हुनरबाज नहीं, बल्कि सबसे बड़े बदनसीब इंसान कहलाओगे। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण जकनपर गांव पर पड़ी, तो पप्पू ने न चाहते हुए भी अपनी माँ के बार बार टोकने और सेठ जी की उन चुभती हुई बातों के डर से अपना ठेला खींचकर चौक पर खड़ा कर दिया। और बंगाली मछली के पकने की खुशबू हवा में घुली। पूरे गांव में खबर फैल गई, आज पप्पू का ठेला खुला है। देखते ही देखते ठेले के चारों तरफ लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा जैसे मेले में भीड़ लगी। पप्पू, 2 प्लेट जल्दी लगा। कल भी भूखा लौटा था, आज तो खिला दे भाई। पप्पू के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। वो धीमी गति से काम कर रहा था, जैसे लोगों पर एहसान कर रहा हो। भीड़ देखकर उसके मन में अचानक लालच ने घर कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी भीड़, अगर मैं दाम बढ़ा दूं तो भी ये लोग खरीदेंगे। हफ्ते में 2 दिन क्या, अगर मैं महीने में 4 दिन भी दुकान खोलूं और दाम दोगुने कर दूं तो मेरा ठाठ बना रहेगा। ग्राहक बात कर रहे थे, तभी सेठ वहां आ जाता है और भीड़ को चीरते हुए सेठ जी आगे बढ़े। पप्पू की कड़ाही अब लगभग खाली हो चुकी थी, बस आखिरी एक प्लेट करी बची थी। वाह पप्पू भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ में जादू है। लाओ, वो आखिरी प्लेट मुझे दे दो, मैं इसके तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। पप्पू ने लालच में आकर वो प्लेट चुपचाप सेठ जी की ओर बढ़ा दी। ये देखकर वहां खड़े बाकी ग्राहकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या बदतमीजी है पप्पू? हम यहाँ धूप में 1 घंटे से खड़े हैं और तूने इस शहर वाले को सिर्फ इसलिए मछली दे दी क्योंकि इसने पैसे ज्यादा दिए। कल तूने दुकान नहीं खोली, हम चुप रहे। आज तू भेदभाव कर रहा है। हाँ, इसके पास न कोई समय का ठिकाना है, न कोई कायदे कानून। ये हमें ग्राहक नहीं, भिखारी समझता है। अरे भाई, जब हमें जरूरत होती है तब तेरा ठेला बंद रहता है, और आज खुला भी तो तू नीलाम कर रहा है। पैसे जिसके पास होंगे, माल उसी का होगा। तुम लोग चिल्लाओ मत, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते? अब हम कभी नहीं आएंगे। याद रख पप्पू, स्वाद अपनी जगह है और इज्जत अपनी जगह। अगर तू हमारी कदर नहीं कर सकता तो हम भी तेरे इस ठेले को मिट्टी में मिला देंगे। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। ग्राहकों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने पप्पू के ठेले को घेर लिया। सेठ जी चुपचाप अपनी प्लेट थामे ये सब देख रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि पप्पू का लालच और उसकी कामचोरी अब उसके विनाश का कारण बनने वाली है। भाइयों, शांत हो जाइए। आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। पप्पू के हाथ में हुनर तो है, पर इसके दिल में न तो अपने काम के लिए इज्जत है और न ही अपने ग्राहकों के लिए वफादारी। पप्पू, कल मैंने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हें सलाह दी थी, पर आज तुम्हारा लालच देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम इस हुनर के लायक ही नहीं हो। तुमने इन वफादार ग्राहकों का अपमान किया है जो तुम्हारे पिता के समय से इस ठेले से जुड़े हैं। सेठ जी, वो मैं तो बस। चुप रहो। अब सुनो, मैंने फैसला किया है।
मैं इसी चौक पर तुम्हारे ठेले के ठीक सामने एक बंगाली डाइनिंग हॉल खोलूंगा। वहां रोज सुबह शाम ताजी फिश करी मिलेगी और उसे बनाने वाले बंगाल के वो कारीगर होंगे जिन्हें काम की कद्र है। और हाँ, वहां के दाम भी तुम्हारे इन मनमाने दामों से आधे होंगे। अगले 1 महीने के भीतर सेठ जी ने अपनी आलीशान दुकान खड़ी कर दी। वहां सफाई थी, बैठने की जगह थी और सबसे बड़ी बात, वो दुकान रोज खुलती थी। धीरे धीरे पप्पू के ठेले पर आने वाले इक्का दुक्का लोग भी वहां जाने लगे। पप्पू अब रोज ठेला लगाता, दिन भर धूप में खड़ा रहता, पर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। लोग उसके सामने से गुजरते और ताना मारते। क्या हुआ पप्पू, आज मौसम सुहावना नहीं है क्या? आज छुट्टी नहीं ली? घर की हालत और खराब हो गई। माँ की बीमारी बढ़ गई और घर में दवा के पैसे भी नहीं बचे। एक रात जब चूल्हा नहीं जला तो पप्पू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने हुनर पर घमंड किया और वक्त की कद्र नहीं की। आज मेरे पास हाथ में स्वाद तो है, पर खिलाने के लिए कोई ग्राहक नहीं। बेटा, हुनर एक पौधे की तरह होता है जिसे रोज मेहनत के पानी से सींचना पड़ता है। तूने सोचा कि तू जब चाहेगा तब फसल काट लेगा, पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मैं हार गया हूँ। सेठ जी की दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि अब मेरे ठेले की तरफ कोई मुड़कर देखता भी नहीं। कल गांव के लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि अब पप्पू की फिश करी सिर्फ उसके खुद के नसीब में बची है। बेटा, हारता वो नहीं जिसकी दुकान बंद हो जाए, हारता वो है जिसकी हिम्मत टूट जाए। तूने सोचा था कि तेरे पिता का नाम और तेरे हाथ का स्वाद तुझे ताउम्र बिठाकर खिलाएगा, पर तू भूल गया कि तेरे पिता उस स्वाद के लिए सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाते थे। पर माँ, अब क्या फायदा? अब तो सब बिगड़ चुका है। लोग मुझसे नफरत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं लालची और कामचोर हूँ। लोग नफरत तुझसे नहीं, तेरे बर्ताव से करते हैं। देख बेटा, हम बंगाली यहाँ आए थे तो हमारे पास सिर्फ ये हुनर था। तेरे पिता कहते थे कि ग्राहक ईश्वर का रूप होता है। तूने ईश्वर का अनादर किया। जब उन्हें भूख लगी थी तू सोता रहा। जब उन्हें वफादारी चाहिए थी तूने पैसे के लिए अपनी आखिरी प्लेट बेच दी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जवानी आलस में गंवा दी। अब मेरे पास न पैसा है न इज्जत। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कल सुबह क्या करूंगा। घर में आटा भी नहीं है। कल सुबह तू सूरज से पहले उठेगा। तू दुकान नहीं बल्कि लोगों का भरोसा जीतने जाएगा। हुनर तेरे पास आज भी है, बस उसमें मेहनत की खुशबू मिला दे। जा, सेठ जी के पास जा, उनसे माफी मांग और उनसे कह कि तुझे अपनी दुकान पर एक मौका दें। चाहे बर्तन मांजने पड़े या सफाई करनी पड़े, पर अपने अहंकार को उस चूल्हे में झोंक दे जहां मछली पकती है। पप्पू और माँ के बीच ये बातचीत आधी रात तक चलती रही। माँ उसे उसके पिता के संघर्ष की कहानियां सुनाती रही, कैसे उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर वो ठेला बनाया था। पप्पू को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक दुकान नहीं खोई थी, बल्कि अपने पिता की विरासत को मिट्टी में मिला दिया था। माँ, अब तुम देखना, मैं कल से एक नया पप्पू बनूंगा। अब न आलस होगा और न ही वो झूठा घमंड। मैं वापस अपनी जगह बनाऊंगा। अगली सुबह वो सेठ के ढाबे की तरफ निकल पड़ा। और वहां पर पहुंच गया। अरे, स्वागत है जकनपुर के नवाब साहब का। आज रास्ता कैसे भूल गए पप्पू भाई? आज तो मौसम बहुत सुहावना है। आज तो आपको कहीं पिकनिक पर होना चाहिए था। सेठ जी, मजाक मत उड़ाइए। कल रात मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मेरे घर में दाने नहीं हैं और माँ बीमार है। मुझे काम चाहिए, कोई भी काम। इतना सुनते ही उसके दिमाग में लालच का एक नया गणित चल रहा था। वे जानते थे कि उनके नए कारीगर अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन पप्पू के हाथ में वो पुराना जादू है जिसे लोग बरसों से खोज रहे हैं। अगर पप्पू उनके यहाँ काम करेगा तो वे मनमाने दाम वसूल सकेंगे। देखो पप्पू, मैं कोई दान पुण्य करने के लिए दुकान नहीं खोल के बैठा हूँ। तुम्हें काम तो मिलेगा, लेकिन मेरी शर्तों पर।
तुम्हें रसोई संभालनी होगी, सुबह 4 बजे मंडी जाना होगा और रात को बर्तन साफ होने तक रुकना होगा। और हाँ, वेतन उतना ही मिलेगा जिससे तुम्हारी माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी चल सके। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी। पप्पू ने काम शुरू किया। उसने अपने अहंकार को उसी चूल्हे की आग में झोंक दिया जहां वो अब दिन रात मछलियां तलता था। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी के ढाबे पर अब खुद पप्पू खाना बना रहा है। अगले ही दिन ढाबे पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सेठ जी ने मौका ताड़ा और तुरंत दाम बदल दिया। सेठ जी, कल तक तो फिश करी की प्लेट 50 रुपए थी, आज सीधे 150 रुपए। इतना महंगा? भाई साहब, पहले मशीन बनाती थी, अब कलाकार बना रहा है। पप्पू के हाथ का स्वाद चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। खानी है तो बोलिए, वरना पीछे लाइन बहुत लंबी है। लोग मजबूर थे। पप्पू के हाथ का वो स्वाद उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। वे गुस्से में थे, लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर पैसे दे रहे थे। इधर पप्पू पसीने में तरबतर बिना रुके रोटियां बेल रहा था और करी तैयार कर रहा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके नाम पर सेठ जी लोगों की जेबें काट रहे हैं। एक रात जब पप्पू बहुत देर से घर लौटा तो उसके हाथ कांप रहे थे। लगातार काम करने से उसके शरीर में जान नहीं बची थी। माँ उसे देखकर तड़प उठी। बेटा, इतनी देर, और ये तेरी हालत कैसी हो गई है? क्या सेठ तुझे आराम नहीं करने देता? माँ, आराम तो अब मेरी किस्मत में नहीं है, पर सुकून है कि आज की दिहाड़ी से तुम्हारी दवा ले आया हूँ। सेठ जी कह रहे थे कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो वे शायद मेरा वेतन थोड़ा बढ़ा दें। पप्पू, मुझे गांव वालों से पता चला है कि सेठ जी तेरे नाम पर लोगों से 3 गुना पैसा ले रहे हैं। बेटा, काम करना अच्छा है, पर किसी के शोषण का जरिया बनना गलत है। तू मेहनत कर रहा है, पर उसका फल सिर्फ सेठ की तिजोरी में जा रहा है। माँ, अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है। जब तक मैं अपना खोया हुआ विश्वास वापस नहीं पा लेता, मैं इसी आग में तपूंगा। महीना बीतते बीतते सेठ जी ने इतना मुनाफा कमा लिया था जितना उन्होंने साल भर में नहीं सोचा था। लेकिन पप्पू की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दोपहर जब ढाबा खचाखच भरा था, पप्पू को चक्कर आ गया और वो रसोई में ही गिर पड़ा। भीड़ में शोर मच गया। सेठ जी रसोई में आए, पर उन्हें पप्पू की फिक्र नहीं थी। उन्हें फिक्र थी तो सिर्फ उन ऑर्डर्स की जो रुक गए थे। अरे उठो, क्या नाटक लगा रखा है? बाहर ग्राहक चिल्ला रहे हैं, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। तभी गांव के ठाकुर साहब बोल पड़े। बस कीजिए सेठ जी, ये लड़का 1 महीने से कोल्हू के बैल की तरह पिस रहा है। आपने इसके हुनर का सौदा किया और हमें लूटा। पप्पू ने अपनी गलती सुधारी और मेहनत की, लेकिन आपने अपनी इंसानियत बेच दी। पप्पू थोड़ा हिम्मत करके खड़ा हुआ। सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन माँ सही कहती थी, लालच चाहे मेरा हो या आपका, वो अंत में विनाश ही लाता है। आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। कहाँ जाओगे? तुम्हारा ठेला तो कबाड़ हो चुका है। ठेला कबाड़ हुआ है सेठ जी, पप्पू का हुनर नहीं। हम सब मिलकर पप्पू को एक नई दुकान खुलवाएंगे। हमें महंगा डाइनिंग हॉल नहीं, पप्पू का वही पुराना ठेला चाहिए जहां स्वाद के साथ सम्मान भी मिलता था। जनकपुर गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी, लेकिन पप्पू के सीने में पश्चाताप की आग दहक रही थी। वो गांव के मुखिया के घर चल पड़ा। और थोड़ी देर में मुखिया के घर पहुंच गया। अरे पप्पू, आज इतनी सुबह सुबह क्या बात है? आज फिर कोई नया मौसम का बहाना लेकर आए हो या सेठ ने काम से निकाल दिया? मुखिया जी, आज कोई बहाना नहीं है। आज सिर्फ एक हारा हुआ बेटा आपके सामने खड़ा है। सेठ के यहाँ काम करके मुझे समझ आ गया कि मैंने आज तक क्या गवाया है। मेरी माँ बीमार है, घर की छत गिर रही है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पिता का नाम मिट्टी में मिल रहा है। साफ साफ कहो पप्पू, क्या चाहते हो? मुखिया जी, आप तो मेरे पिता स्वर्गीय बिमलदा को जानते थे। 50 साल पहले जब मेरा परिवार बंगाल से यहाँ आया था,
तो हमारे पास सिर्फ एक पीतल की कड़ाही और कुछ मसाले थे। पिताजी ने दिन रात एक करके इस गांव को अपना बनाया। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैं उनके संघर्ष को भूल गया। मैंने सोचा कि हुनर तो मेरे हाथ में है, ग्राहक कहाँ जाएंगे। इसी घमंड में मैंने कामचोरी की। सेठ ने मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने मुझे नौकर बनाकर रखा, मेरे नाम पर गांव वालों को लूटा, और जब मेरा शरीर थक गया तो उसने मुझे दुत्कार दिया। माँ कहती हैं कि अगर आज मैंने अपना ठेला फिर से खड़ा नहीं किया तो पिताजी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तो अब तुम्हारा इरादा क्या है? मैं अपना ठेला फिर से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एक पैसा नहीं है। चूल्हा बनाने, मछली खरीदने और पुराने कर्ज चुकाने के लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मुखिया जी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं कर्ज मांग रहा हूं। मैं वादा करता हूं, मैं दिन रात एक कर दूंगा, पर आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटाऊंगा। पप्पू, पैसा तो हाथ की मैल है, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर याद रखना, जनकपुर के लोग स्वाद के भूखे बाद में हैं, पहले वे ईमानदारी के भूखे हैं। अगर तुमने फिर से वही 2 दिन दुकान वाला खेल शुरू किया तो इस बार मैं खुद तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगा। मुखिया से पैसे लेकर तुरंत वो बाजार मछलियां और मसाले लेने चल देता है। जल्द ही दोनों को घर लाता है और अच्छे तरीके से फिश को बंगाली स्टाइल में बनाकर ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। लोग आते हैं और मछलियां खाते हैं। अरे भाई, इसे कहते हैं असली बंगाली फिश करी। पप्पू बेटा, आज तूने सच में अपने पिता बिमल दा की याद ताजा कर दी। वही मसालों का संतुलन और वही सरसों के तेल की झार। सच कहूं तो पिछले 1 महीने से हम सिर्फ घास फूस खा रहे थे, आज आत्मा तृप्त हुई है। सही कह रहे हैं काका, उस सेठ के यहां तो सिर्फ दिखावा था, वहां पैसे भी लूट रहे थे और स्वाद के नाम पर सिर्फ लाल मिर्च पाउडर खिलाते थे। पप्पू भैया, अब चाहे जो हो जाए ये ठेला बंद मत करना, हम रोज यहीं आएंगे। पप्पू, जो कल तक अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रहा था, आज गर्व से भरा हुआ था। लेकिन ये गर्व अहंकार वाला नहीं था, बल्कि कृतज्ञता वाला था। वो हर ग्राहक को हाथ जोड़कर शुक्रिया कह रहा था। काका, ये सब आप लोगों का प्यार और माँ की दुआ है। मैंने बहुत देर कर दी ये समझने में कि मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। अब जब तक इस हाथ में जान है, जनकपुर का कोई भी इंसान यहाँ से भूखा या नाखुश नहीं जाएगा। इधर पप्पू के ठेले पर भीड़ उमड़ी थी और उधर सेठ के ढाबे पर कोई नहीं जा रहा था। वो गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा अपने कारीगर मदन पर निकालता है। ओए मदन, इधर आ। तू अपने आप को बंगाल का सबसे बड़ा रसोइया कहता था ना, तो फिर बाहर देख, उस पप्पू के ठेले पर लोग पागल हुए जा रहे हैं और हमारी दुकान में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तेरे खाने में वैसी महक क्यों नहीं है? क्यों लोग यहाँ कदम नहीं रख रहे? सेठ जी, महक मसालों और नीयत से आती है। आप मुझे सबसे घटिया दर्जे का तेल लाकर देते हैं। मसालों के नाम पर हम यहाँ सिर्फ रंग और मिलावट डाल रहे हैं, और ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं वैसा स्वाद लाऊं जैसा पप्पू के घर के पिसे मसालों में है। जबान मत लड़ा। मैंने तुझे शहर से यहाँ नाम और दाम दोनों देकर बुलाया है। मुझे बहाने नहीं, धंधा चाहिए। आखिर कमी कहाँ है? कमी आपकी सोच में है सेठ जी। आप ग्राहकों को लूटना चाहते हैं और मुझे कम से कम खर्च में खाना बनाने को कहते हैं। याद रखिए, जितने पैसे आप मुझे देते हैं उतने में इतना ही मिलेगा। अगर आपको शाही स्वाद चाहिए तो शाही खर्च भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे करते हैं। अगर काम नहीं करना तो दफा हो जा यहाँ से। तेरे जैसे 100 रसोइये मेरी ठोकर पर रहते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखिएगा, आप दीवारें खड़ी कर सकते हैं, पंखे लगवा सकते हैं, पर किसी के हाथ का हुनर और लोगों का प्यार नहीं खरीद सकते। पप्पू मेहनत कर रहा है और आप सिर्फ राजनीति। आपकी ये दुकान अब भगवान ही चलाए। इतना बोलकर मदन कारीगर वहां से चला जाता है।
और फिर अब सेठ अब अकेला पड़ जाता है। उसे अपनी गलती और लालच पर बहुत पछतावा होता है। उधर पप्पू का ठेला खचाखच लोगों से भरा था। अब वो अपने आलस को त्याग कर मेहनत का रास्ता पकड़ लिया था।